डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसमें लिखिएगा द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम्स वाज शोन बाय the existence of protons in the atoms was shown by the existence of protons in the atoms was shown by E. Goldstein. नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे when Goldstein passed electricity at high voltage when Goldstein passed electricity at high voltage through a gas at very low pressure at very low pressure taken in a discharge tube comma, streams of heavy particles were given out by the streams of heavy particles were given out by the anode ब्रैकेट में लिखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड positive electrode. These streams of particles are called anode rays. These streams of particles are called anode rays. अगला पॉइंट लिखें हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस hydrogen gas is the lightest gas and hydrogen atom is the lightest atom and hydrogen atom is the lightest atom. Hydrogen gas is the lightest gas and hydrogen atom is the lightest atom. So the positive particles obtained from hydrogen gas the positive particles
the positive particles obtained from hydrogen gas obtained from hydrogen gas form these anode rays which are called protons. डायग्राम इसका भी वैसे ही बनना है जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का बनाया था ना, डिस्चार्ज ट्यूब ले ली थी, डायग्राम इसका भी वैसे ही बनना है। तो देखिएगा कैसे। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि इसके अंदर भी हमने क्या करा है, इसके अंदर भी हमने ना एक गैस भर दी है, बिल्कुल वो लाइट गैस भरी है। लाइट गैस इसके अंदर भर दी तो क्या होगा कि द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम्स वाज शोन बाय ई गोल्डस्टीन। तो सबसे पहले तो ये है कि प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी किसने थी साइंटिस्ट का, ई गोल्डस्टीन उसने। उसके बाद व्हेन गोल्डस्टीन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, स्ट्रीम्स ऑफ हैवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा कि उसने जब एक लाइट गैस को इसके अंदर भर दिया, और लाइट गैस जो है, लाइट गैस को जो भरा वो भरा लो प्रेशर पर, मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से, मतलब वो फ्रीली घूम रहे हैं, मतलब उसको कंप्रेस करके नहीं भरा है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये हो गया आपका एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम बोल देते हैं कैथोड। तो वो बोलते हैं कि स्ट्रीम्स ऑफ हैवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द एनोड, दीज स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनोड रेज। तो स्ट्रीम जो है वो पार्टिकल्स की जो स्ट्रीम है वो टूट कर वो जाने लगती है कैथोड की तरफ जाने लगती है। अब हमने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ले लिया। सर लेकिन वो कैथोड एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट ऐसे क्या किया जो एनोड से रेस निकलने लगी, वही बता रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस एंड हाइड्रोजन एटम इज द लाइटेस्ट एटम। सो द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस फॉर्म दीज एनोड रेज व्हिच आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो हम उसको प्रोटॉन्स बोल देते हैं जो एनोड रेज निकलती हैं। अब सवाल बहुत अच्छा है कि भाई ऐसा हमने क्या करा कि यहाँ से एनोड रेज निकलने लगी, यहाँ से कैथोड रेज भी तो निकल सकती थी, तो यहाँ से एनोड रेज निकलने लगी, ऐसा हमने क्या करा। तो हम यहाँ पर जो गैस लेंगे वो गैस हम लेंगे ही वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हो तो इसलिए हमने ज़्यादातर जो गैसेस हैं वो इलेक्ट्रॉन ना एक्सेप्ट करती हैं। तो आप ये देखिए, इससे पहले वाला जो हमने देखा था उसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर कोई किसी गैस का नाम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं हाइड्रोजन गैस का नाम ले रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है उस पर। नहीं सुनो बता दूँ, जैसे हमने कहा इससे पहले जब हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी थी तो हम बोल रहे थे कि कैथोड रेज डेवलप हो रही थी, मतलब यहाँ से नेगेटिव से कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स टूट कर उनको ये एनोड दिखाई दे रहा था।
यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा था, तो नेगेटिव पार्टिकल्स कहाँ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव की तरफ, तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे नेगेटिव पार्टिकल्स, क्यों जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। देखिए जब हम गैस की बात करते हैं हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो जब मेटल की बात करते हैं तो मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिमाग में आ जाती हैं। एक तो ये है कि मेटल हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सोनोरस होते हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं दिमाग में। ये सब रिफ्लेक्टिंग करता है, रिफ्लेक्ट रे रिफ्लेक्ट अच्छा वो रिफ्लेक्ट lustrous और shine लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स की ऐसे तो उनको बहुत सारी प्रॉपर्टीज ध्यान है कि मेटल्स जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, और जो है मतलब सोनोरस होते हैं, और उसके अलावा भी एक Hardness, प्रॉपर्टी dryness। नहीं, सुनिए, ब्रिटल नहीं होता है, ये आपका डक्टाइल होता है और मेलिएबल होता है। ऐसे ही जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन हर प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलेगा। लेकिन जो एक बेसिक डेफिनेशन है मेटल की और नॉन मेटल की, वो कभी चेंज नहीं होती। मेटल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि मेटल के जो एटम्स हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8 और 1। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो डोनेट करता है उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 1+। अब सोडियम के साथ एक प्रॉब्लम है कि भाई सोडियम गैस की फॉर्म में आता ही नहीं है, सोडियम तो सॉलिड की फॉर्म में आता है। मुझे बनानी है इस बार एनोड रेज, एनोड रेज कहाँ से निकलेंगी, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो मेरे को पॉजिटिव आयंस चाहिए। पॉजिटिव आयंस को ही तो हम प्रोटॉन बोलेंगे, तो ना तो मैं इसके अंदर सोडियम डाल सकता, ना मैं इसके अंदर कैल्शियम डाल सकता, कुछ भी नहीं डाल सकते। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है बस, एक ऐसी गैस जो कि कभी भी जब उसका मन करता है तो कैटायन बना देती है, जब मन करता है तो एनायन बना देती है, और कभी कभी तो कैटायन एनायन कुछ भी नहीं बनाती। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में आज तक कभी भी कोई साइंटिस्ट जो है वो ढंग से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या तो सर इस वाले में किसने वो केटाइन बनाया, हाइड्रोजन की मर्जी, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है। हाइड्रोजन कभी कैटायन बना लेता है, कभी एनायन बना लेता है, डिस्कवरी यही तो होती है भाई, डिस्कवरी यही तो होती है। अगर कोई डिस्कवरी कर रहा है तो वो डिस्कवरी क्या किस चीज़ की करेगा कि मैं ज़मीन के अंदर से खोद कर कुछ निकालना चाहता हूँ, तो खुदाई करेगा, वो खुदाई करेगा, तो जिस चीज़ को डिस्कवर होना होगा वो मिल जाएगी ना, और नहीं डिस्कवर होना है तो नहीं मिलेगी। सर गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट करा था हाइड्रोजन के साथ। गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट था उसके दिमाग में ये आया कि भाई मैं कौन सी ऐसी गैस ले सकता हूँ जो कैटायन भी बनाती हो, तो उसने कहा कि हाइड्रोजन ही है बस एक एक्सेप्शन जो कभी कभी कैटायन भी बना देता है। तो उसने क्या करा कि हाई वोल्टेज का एक बैटरी लगाया यहाँ पर और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी, और हाइड्रोजन गैस भरते ही उसने देखा कि जो कैथोड है, कैथोड इज इक्विप्ड विद सो मेनी पार्टिकल्स, कैथोड पर बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए। वहीं के वहीं उसने प्रूव कर दिया कि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, और उसके ऊपर जब बहुत सारे पार्टिकल्स आकर स्ट्राइक कर गए हैं, चिपक गए हैं, एक जगह कोलेट हो गए हैं, तो उसने ये कह दिया कि ये सारे पार्टिकल्स यहाँ आकर इकट्ठे हुए हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही होंगे, और इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को मैं प्रोटॉन बोलूँगा आज से इनका नाम प्रोटॉन, ठीक है, हो गई डिस्कवरी। ये हुआ, कोई चैलेंज नहीं कर पाया इस बात को कोई ये नहीं कह पाया कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर एनायन क्यों नहीं बना रहा, क्यों, क्योंकि उसने ये चीज़ देखी करके तो हाइड्रोजन कैटायन बना रहा था, कैटायन बनाया तभी तो वहाँ पर गया ना, ठीक है। एनायन बनाता तो इधर आ जाता, उसने एनायन बनाया ही नहीं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन को कभी भी हम देख नहीं सकते, देख तो इलेक्ट्रॉन को भी नहीं सकते, लेकिन प्रोटॉन कभी भी हमको मिलता नहीं है। वो मिलेगा कब, जब आप न्यूक्लियस का बम्बार्डमेंट करा देंगे, न्यूक्लियस का फिजन करा देंगे, न्यूक्लियर फिजन जिसको बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। अभी वो चीज़ भी यहाँ पर हम करेंगे आगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, वो एटम बॉम्ब में ही ऐसा होता है, बॉम्ब में ही ये करा जाता है कि जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस को फोड़ दिया जाता है, और जब वो फूटता है तो वो सब कुछ फोड़ देता है। जब वो फूटता है तो वो सब कुछ फोड़ देता है, आसपास का सब कुछ, परमाणु हथियार आपने सुना होगा। तो अब आप ये सोचिएगा कि यहाँ पर ये कहा गया कि भाई एक ही गैस है बस दुनिया में, और वो है हाइड्रोजन, जो एनोड रेज बनाती है। तो इसलिए जब हम बात करते हैं ना कि हमें कुछ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं, हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, उनका चार्ज टू मास रेशो बताओ, जैसे एक क्वेश्चन आपने पूछा था, है ना, तो वो प्रोटॉन कैसे दिए हुए हैं, इसका मतलब तो आपने तो पूरी सृष्टि को हिला दिया,
आपने तो न्यूक्लियस को फोड़ दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा फिर। हम ये कहते हैं कि नहीं, अगर हम नॉर्मली प्रोटॉन बोल रहे हैं ना, तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन की। हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन बोल देते हैं। जैसे कि एक हीलियम के आयन को क्या बोल देते हैं? हीलियम के आयन को क्या बोल देते हैं? तुम्ही ने बताया था, डाई वो अल्फा अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो आप ये देखिएगा, वो हालांकि वो चीज़ सिलेबस से हट चुकी है, रदरफोर्ड वाला नहीं करना आपको। तो देखिएगा कि एनोड रेज जो है, एनोड रेज यहाँ से क्यों, क्या है? कुछ नहीं बोला। अच्छा, इसने कुछ बोला और इसका जो मैसेज जाता है ना वो सीधा उधर ट्रांसमिट होता है, वो सीधा हंसता है। तो अरे यार, अगर वो हंसता है तो समझ लो इसी ने कुछ गड़बड़ करी होगी। तो ये जो एनोड रेज है, एनोड रेज का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज हाउ प्रोटॉन्स वर डिस्कवर। ठीक है जी, क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, तुम भी बता दो। हाँ, क्लियर है सब कुछ? आज मन थोड़ा उदास है, दोस्त नहीं है ना। कहाँ चले गए यार सारे दोस्त? चलिए जी, अगला देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में after the discovery of protons and electrons, after the discovery of protons and electrons, उठा लो भाई, क्या गिर गया? सर मैं तो उठाता अच्छा, after the discovery of protons and electrons, comma, it was noticed that all the mass of an atom, it was noticed that all the mass of an atom, after the discovery of protons and electrons, it was noticed that all the mass of an atom cannot be accounted for। सत्य को मैंने कुछ नहीं। क्या हो गया भाई, अब क्या है? सर यॉर्निंग कर रहा था लिटरली, क्या इसको करूं? नींद आ गई, नींद इसका आ गई मतलब, यार। इसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इसका, है ना? ऐसा लग रहा सर सबको सर उसको भी आया है। आ रही है? Cannot be accounted for on the basis of only protons and electrons। अभी बताऊंगा, वही मैं कह रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। On the basis of only protons and electrons present in it, for example, इसी में हाँ आगे, for example, a carbon atom contains 6 protons and 6 electrons।
A carbon atom contains 6 protons and 6 electrons. Full stop. Now the mass of electrons is so small that it can be ignored. So small that it can be ignored. So small that it can be ignored. Full stop. So the atomic mass of carbon should be only 6U. So the atomic mass of carbon should be only 6U, comma, which is the mass of 6 protons. Which is the mass of 6 protons. Next point पे लिखें. This is however wrong. This is however wrong because the actual atomic mass of carbon is 12. Actual atomic mass of carbon is 12U. So like actual वो जो atomic mass है तो कैसे निकालते हैं? नहीं निकाला कैसे? निकाला कैसे? एक्चुअल एटॉमिक मास ऐसे निकाला कि उसको जो कार्बन है ना उसका ना ये देख लिया गया कि मतलब इसके अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी है इसके न्यूक्लियस के अंदर, जो पार्टिकल्स हैं वो कितने नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर. तो न्यूक्लियस के अंदर ये देखा और जेम्स चैडविक ने देखा ये. तो मतलब उस टाइम पे तो एटम दिखते भी नहीं थे तो कैसे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से आएगा ना, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा. That is improvement in science. हाँ. वो ठीक है. Then ये 12U हो गया. Then how do we explain this extra mass of 6 units? Then how do we explain this extra mass of 6 units? Question mark लगाइए. This extra mass of 6 units कि होना तो चाहिए 6U लेकिन उसके बावजूद भी कितना आ रहा है? 12U आ रहा है. तो ये जो एक्स्ट्रा 6 यूनिट्स हैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? तो ये जो प्रॉब्लम थी इसको जेम्स चैडविक ने सॉल्व करा. This problem was solved by the discovery of another subatomic particle. This problem was solved by the discovery of another subatomic particle, discovery of another subatomic particle by James Chadwick in 1932. Sir, क्या? 19 Last name? Sir, जी. last name क्या लिखा है? हाँ, Last name क्या लिखा है? जेम्स चैडविक, शाम. CHADWICK.
in 1932. This particle is called neutron. This particle is called neutron. Full stop. सर ये कैसे डिस्कवर हुआ था? बता रहा हूँ. The neutron is a neutral particle found in the nucleus of an atom. The neutron is a neutral particle. The neutron is a neutral particle found in the nucleus of an atom. Found in the nucleus of an atom. ठीक है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है. 1932, 90 साल पुरानी बात है. 90 साल पुरानी बात है. तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो कि माइक्रोस्कोप वगैरह था ही. देखिए, after the discovery of protons and electrons, it was noticed that all the mass of an atom cannot be accounted for on the basis of only protons and electrons present in it. तो जब प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो ये समझा गया कि सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी चीज़ जो है वो हैवी या लाइट वेटेड नहीं हो सकती. तो एग्जांपल के तौर पर कार्बन का एग्जांपल लिया गया. कार्बन का ही एग्जांपल क्यों लिया जाता है? कार्बन का एग्जांपल इसलिए लिया जाता है क्योंकि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ये होता है नेचर में. ठीक है, नेचर में मिलने वाला सबसे ज़्यादा अबंडेंटली मिलने वाला एलिमेंट कार्बन होता है. हाँ, नहीं सर याद आया ना पहले कह रहे हाइड्रोजन नहीं, कार्बन होता है. तो कार्बन एटम कंटेन 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो कार्बन का जो एटम है उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये कैसे पता? कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है. तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं. अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह इकट्ठे होकर नहीं रहते, बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं और बार बार बाहर घूमते रहते हैं वो. तो ये देखा गया कि जो शेल्स हैं, शेल्स की वजह से किसी भी एटम का वेट कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं होता, और शेल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का वेट नेग्लिजिबल है. तो इलेक्ट्रॉन्स के वेट को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, मान लिया जाता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उनका वेट. अच्छा, और उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की. तो न्यूक्लियस ही पूरे के पूरे एटम का जो भी वेट होता है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है. तो न्यूक्लियस हैवी होता है. अब उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स को चेक करा गया. अब ये तो तरीका है नहीं कि न्यूक्लियस को उठाया और न्यूक्लियस का वजन हमने चेक कर लिया वही मशीन में रखकर. तो हाँ, तो एनालिटिकल मास होता है. एनालिटिकल मास का मतलब ये है कि आपने मान लिया कि उसके अंदर जितने पार्टिकल हैं उसका उतना ही एटॉमिक मास यूनिट उसका मास होगा. तो वो मास क्या हो गया? हमने बोल दिया कि भाई उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर देखा गया कि पार्टिकल तो इसके अंदर 12 हैं, और कायदे से एटॉमिक नंबर से ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन होने चाहिए थे. प्रोटॉन होने चाहिए थे तो 6 प्रोटॉन्स थे, तो 6u होना चाहिए था मास उसका. लेकिन 6u नहीं है, मास तो उसका 12u है. तो ये जो एक्स्ट्रा 6 पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं? कोई और तो उन्होंने कहा कि ये एक्स्ट्रा 6 पार्टिकल जो हैं ये प्रोटॉन तो नहीं हो सकते कि 12 प्रोटॉन हो इसके अंदर. तो प्रोटॉन तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर प्रोटॉन 12 होंगे तो जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो ये कहा गया कि भाई ये जो पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकते, नेगेटिवली चार्ज भी नहीं हो सकते, तो ये न्यूट्रल है. तो जेम्स चैडविक ने ये बोल दिया कि ये न्यूट्रल है. अब केमिस्ट्री की ज़्यादातर जो डिस्कवरीज हैं वो डिस्कवरीज जो हैं वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हुई, कि ऑब्जर्व करा गया और कह दिया गया कि हाँ यही कंक्लूजन है, और फिर किसी ने चैलेंज करा उसको, वो चैलेंज करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. और भी कई साइंटिस्ट आते रहे, उन्होंने चैलेंज करा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो प्रूव नहीं कर पाए उस चीज़ को, उस साइंटिस्ट को वो रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाए. उससे कुछ ऐसे मॉडल भी है जो लाइक प्रूव भी हो गए तुम. हाँ, ऐसा भी है. आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि एक साइंटिस्ट आया था डॉबलिनर. आज इसका कौन? क्या बीच बीच में डांस कैसे होता रहता है? तुम्हारी कभी नोटबुक नीचे गिरती है, कभी पेन नीचे, कभी कभी खुद ही गिरता है. कभी खुद भी गिरे हो. नहीं सर, कुछ भी बोल रहा था. चलिए, तो हम ये कहते हैं कि डॉबरीनर
डॉब्रीनर एक साइंटिस्ट था, डॉब्रीनर तो ने केमिस्ट था। साइंटिस्ट था केमिस्ट्री। हाँ केमिस्ट था ना। तो डॉब्रीनर ने क्या करा, मतलब सबसे पहले ना ये हुआ जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स के जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 तक, तो वो एक तरीका है, एक सीक्वेंस है। तो ये कहा गया कि भाई अगर केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या इनको भी किसी सीक्वेंस में रखा जा सकता है। तो साइंटिस्ट सारे के सारे लग गए कि भाई मैं पहले करूँगा, तो डॉब्रीनर भी लग गया। तो उसी को कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो डॉब्रीनर ने क्लासिफाई करना शुरू करा एलिमेंट्स को, मेटल्स। अरे यार किधर हो तुम, किधर हो? मेंडलीव पर आ गया सीधे। अभी मैं डॉब्रीनर की बात कर रहा हूँ, मेंडलीव पर आ गया। सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है इंडिया की, हमारे कंट्री की? संस्कृत है। संस्कृत है सबसे पुरानी। फिर देवनागरी क्या है? देवनागरी क्या है? लैंग्वेज। और फिर पाली क्या है? लैंग्वेज होगी। अरे पाली से निकली देवनागरी, देवनागरी से निकली संस्कृत, संस्कृत से निकली हिंदी। तो आजकल हिंदी को हम मातृभाषा बोलते हैं। तो इसी तरीके से अब तुम मेंडलीव पर पहुंच गए हो, तो मैं बिल्कुल शुरुआत पर आ रहा हूँ। पहले डॉब्रीनर आए, डॉब्रीनर फ्लॉप हो गए। डॉब्रीनर ने कहा था कि मैं एटम्स के मैं एलिमेंट्स के ट्रायड्स बनाऊंगा। ट्रायड्स को बोलते हैं तिकड़ी, जैसे पेयर होता है ना, पेयर जोड़ा, ऐसे ही ट्रायड का मतलब होता है तिकड़ी। ठीक, तो उसने 3 एलिमेंट्स को साथ में रखना शुरू करा। उसने ये बोला कि ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें पहला और तीसरे का एवरेज जो है, एवरेज एटॉमिक मास होगा, वो बीच वाले का मास होगा। तो वो 3 ट्रायड बना पाया, चौथी ट्रायड से फ्लॉप हो गया, नहीं कर पाया। ठीक है, और उसको गलत साबित कर दिया न्यूलैंड ने। न्यूलैंड एक नया साइंटिस्ट आया, न्यूलैंड ने कहा कि नहीं, हम जिस तरह से म्यूज़िक स्टडी करते हैं ना, सारे गा मा पा, इस तरीके से जो हम करते हैं, सारे गा मा पा दा नी, यहाँ तक होता है पूरा। ठीक है, 7 टोन्स होती हैं, सारे गा मा पा दा नी, और उसके बाद फिर वापस सा जो है वो सारे गा मा वाला ही सा आ जाता है। तो उसने कहा कि भाई मैं जो हूँ, मैं म्यूज़िकल नोट्स की तरह मैं इसको लर्न करने का एक मेथड डेवलप करूँगा। कर दिया उसने। लगभग मतलब उसने 30 या 32 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था एक टेबल में। उसने कहा ये है पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करा, तो वो बन गई पीरियोडिक टेबल। तो वो भी फ्लॉप हो गया, उसको फ्लॉप कर दिया मेंडलीव ने। मेंडलीव ने कह दिया कि 20 तारीख, ये 20 तारीख कह रहा हूँ सॉरी, कि 20 एटॉमिक नंबर के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं, इसके बाद तो आप अप्लाई ही नहीं कर रहे इसको, ये तो फ्लॉप हो रही है। तो उसने भी देखा, फ्लॉप हो गई। उसको वो जस्टिफाई भी नहीं कर पाया कि क्यों गलत हो रहा है। फिर उसके बाद मेंडलीव आ गया। मेंडलीव ने कहा कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे होगा, आयरन, कोबाल्ट और निकल इसको एक साथ रख दिया जाए। ठीक है, अब मेंडलीव के चर्चे हो गए सारे में। उसने कहा कि ऑक्साइड के बेस पर और मेटल हाइड्रोक्साइड के बेस पर टेबल बनाई जाएगी। नील बोहर आ गए, नील बोहर ने मेंडलीव को भी फ्लॉप कर दिया। ठीक है, कि चल बेटा साइड में बैठ। तो उसने कहा कि पीरियोडिक टेबल तो मैं बनाऊंगा, एटॉमिक मास को तो कंसीडर ही नहीं करना, अब एटॉमिक नंबर को कंसीडर करूँगा। लेकिन नील बोहर से भी एक गड़बड़ क्या हुई, कि गड़बड़ हुई या जो भी है, वो भी हाइड्रोजन के बारे में कुछ नहीं बता पाया। तो हाइड्रोजन की मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व है, और दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे पड़े हैं हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करने के लिए। तो उसने कह दिया कि ये तो प्रभु हैं, हाइड्रोजन तो प्रभु हैं, तो इनको तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे पहले बिठा दो इनको, कि प्रभु पहले हमने आपके हाथ जोड़े, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ। उसने ऐसे ही बोला कि ये लॉर्ड है, इस लॉर्ड को सबसे ऊपर रखो और फिर आगे चलते हैं। अब वो आगे चलने लगे। तो जो नील बोहर है, नील बोहर की जो पीरियोडिक टेबल है, उसको आज कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही चलती रहेगी आगे। हो सकता है जब आप बड़े हो जाएं, आपके बच्चे हो जाएं, वो कोई और पीरियोडिक टेबल पढ़ें। ठीक है, तो ऐसा इसमें केमिस्ट्री में चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे फादर ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, आज भी बताते हैं। उन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, मैंने भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, लेकिन अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गया है, तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी जाती है। अब मेंडलीव के बारे में सिर्फ ये कहा जाता है कि ये इसने 4-5 रूल्स दिए थे, उसके बाद ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, अब मेंडलीव को अलग हटाओ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नील बोहर के साथ हुआ हो सकता है। इलेक्ट्रो वो उसके पोस्टुलेट्स थे, वो उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, पोस्टुलेट्स भी कुछ फ्लॉप हुए थे। पोस्टुलेट्स मतलब एजम्पशंस होती हैं, उसमें ऑर्बिट्स में एनर्जी नहीं थी ना, तो वही बता रहा हूँ। जो पोस्टुलेट्स है ना, आपने पोस्टुलेट पढ़े होंगे, बोहर के पोस्टुलेट मैंने लिखवाए थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। मैंने 8 या 9 पोस्टुलेट लिखवाए थे। हाँ, वो डाल्टन के थे, सॉरी। तो ये जो पोस्टुलेट्स होती है ना, ये पोस्टुलेट्स होती हैं एजम्पशंस, मतलब ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है। तो केमिस्ट्री आधे से ज़्यादा एजम्पशन पर चलती है। ठीक है,
और वो एजम्पशन तब तक माने जाते हैं जब तक कोई नया साइंटिस्ट आकर उसको चैलेंज कर कर रॉन्ग प्रूव नहीं कर देता। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ शेडविक ने कहा और इसको अभी तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया कि प्रोटॉन के साथ साथ अंदर एक और ऐसा मतलब पार्टिकल पड़ा हुआ है जो उसके एटॉमिक मास को कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल है तो वो जो है उसका मास होगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। अब न्यूट्रल चीज़ को कोई क्या चैलेंज करेगा? न्यूट्रल चीज़ को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आप टीवी में न्यूज़ डिबेट वगैरह देखते होंगे, चलती रहती हैं आजकल, न्यूज़ डिबेट ही चलती है। तो उसमें एक बोलता है कि नहीं नहीं ये सही है, ये सही है, दूसरा बोलता है ये नहीं 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 ये सही है। ठीक है, तो दोनों में झगड़ा चल रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन बेचारा चुप बैठा, भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तू भी सही, वो कुछ कह ही नहीं रहा है। तो इसलिए न्यूट्रॉन को चैलेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है। जेम्स शेडविक ऐसा काम कर गया जिसके बारे में कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता उसको। ठीक है ना, और उस पर कोशिश भी करी होगी बहुत साइंटिस्ट ने, जो मुझे नहीं पता, कोशिश भी करी होगी, लेकिन कोई अभी तक सक्सेसफुल हुआ नहीं है। 90 साल तो बीत गए, आज भी हम पढ़ तो रहे हैं ना 2022 में, ये 1932 में हुआ था काम। सर कोई चैलेंज कर देता तो हाँ, जैसे तुम कर सकते देना हो, पड़ेगा। तुम कर सकते हो। बड़ा होकर क्या करूँगा? बड़ा होकर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर करूँगा। सर सब और वो तो हो रखे हैं सर ऑलरेडी, क्वार्क्स, नहीं तो न्यूट्रिनोस, क्या पता कोई और कर दो तुम, है ना? सर अब बचे ही कितने? हिग्स बोसॉन हो गया, फिर उसका क्या ही करें? सर क्या है वो? चलिए, क्या कुछ अलग है। चलिए जी, उसके बाद आप नोट करें थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि ऑनलाइन वाले बताएं? यस सर। ठीक है, अगला नोट करेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। देखकर बता दो सिलेबस में है या नहीं, बाद में मत बताना। अरे सुन लिया? मेरे को नहीं पता। पता लग जाएगा, हो जाएगा। Thomson's model of the atom. According to Thomson's model of the atom, फिर उसको वो रैंक से कौन सा वाला? यूजुअली ऐसा लोग दिखाया जाता है ना, एक बड़ा सा वो होता है कुछ रेड Reading? होता है, ब्लू होता है, ब्लैक वो बेस होता है सर। लिखिएगा according to Thomson's model of the atom. अरे क्या हो गया तुम्हें? इतनी दूर हाँ, आप एक बार पेन खोल लेके आप लिखा ट्राई करना। टाइम वेस्ट करा रहा है। अरे यार क्या हो गया इसमें? तो पेन मुड़ गया। एक ही पेन है क्या दुनिया में पूरा? नहीं अभी नहीं कर सकती। तो ले दूसरों से ले। सर कोई नहीं छोड़ो। नहीं भाई, ये पकड़ो। दे देना। खुल गया? नहीं सर। नहीं सर छोड़ो ना। दे देना। सर सर और बोल रहे हैं। दे। इसको निकालना क्यों नहीं? अच्छा करो। An atom consists of a sphere or ball. ऐसे कर रहे हैं। सब पढ़ेंगे ये सब करेंगे। Consists of a An atom consists of a sphere or ball of positive charge sphere or ball of positive charge with negatively charged electrons embedded in it. With negatively charged electrons
embedded in it. The positive and negative charges in an atom, second इसका जो था model, the positive and negative charges in an atom the positive and negative charges in an atom are equal in magnitude are सर हाँ तो वो तो करे ही नहीं ना, जेम्स चार्टविक ने कैसे निकाला था न्यूट्रॉन में? बता तो दिया उसने बोल दिया ना कि वो जो एक्स्ट्रा जो मास है वो न्यूट्रॉन की वजह से सर ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ भी। अरे नहीं इसने नहीं बोल दिया किया आपने बोल दिया तो जी ऐसे भी काउंटर प्रूफ मिला ही सर वो नहीं तो जो अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम शीट पे मारा था, नहीं, फिर वो नहीं, डायवर्जेंस वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है ऊपर था। वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है भाई निकाल दिया था निकल तो गया हमने सारा दम लगा के तो लास्ट में लगा इसलिए निकला है। नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इसका निकल are equal in magnitude, comma, due to which an atom is electrically neutral. Due to which an atom is electrically neutral. It has no overall positive or negative charge. It has no overall positive or negative charge. It has no overall positive or negative charge. तो ये दो उसने अपने जो मॉडल में दो रूल्स बताए थे कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर और बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो ये ऐसे होता है जैसे कि एक पडिंग होता है ना या एक कपकेक होता है, उसके ऊपर जैसे चेरी इंसर्ट कर रखी होती है, तो ये उसके जैसा होता है कि एक स्फेरिकल बॉल है, वो बॉल उसने बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर और बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा एक स्फीयर बॉल की तरह है, वो पूरा स्फीयर बॉल जो है वो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, और उसमें जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर जैसे टॉपिंग कर दी जाती है उसकी तरीके से टॉपिंग की तरह से उसके ऊपर इंसर्ट कर रखे हैं, एम्बेड कर रखे हैं, लगा रखे हैं। फिर वो बोलता है द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एटम आर इक्वल। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। भाई अगर +4 है और -4 है तो +4 -4 क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो इस वजह से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ओवरऑल उसका कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ उसने बताई थी। इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टोटल कितने रदरफोर्ड वाला और है, रदरफोर्ड वाला और है, और सर एक बोर वाला भी है। बोर वाला दो ही है। नहीं, हाँ इसके तो बस दो ही हैं, इसके बस दो हैं। थैंक यू सर। सर वो करेंगे ऑर्बिटल, हाँ करेंगे ना, एटॉमिक नहीं मतलब जो नंबर सबस्टेंस के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं। ना Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर